दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आज मैं आपके लिए अपनी ही निर्मित एक कहानी पढ़ रहा हूँ। लेखक दादी। हमेशा की तरह आज भी सूरज पूरब से निकला था। चिड़िया दाने की तलाश में मेरे आंगन में भिनक रही थी। घर में दिन भर के खाने की तैयारी रसोई में खटक रही थी। पड़ोस के लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। रोज़ की तरह मेरा अपना बेटा भी इसी तरह से सुबह सुबह काम पर जाया करता था, ऐसा मैं सोचने लगी। पर वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा अल्फ़ा, मैं उसके साथ ही अपने जीवन की गुजर बसर कर रही थी। महीने के खर्च के तौर पर बस मेरे बेटे की पेंशन बहू को मिल रही है। फिर मैं रसोई में पहुंची और अपनी बहू को बोली, बहू, कुछ खाने को हो तो दे, बहुत भूख लगी है। पंछी भी आंगन में कुछ खाने के इंतजार में हैं, डाल देती हूँ। अचानक रसोई से एक ड्रम और कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती है और वो रसोई से अपने चिड़चिड़े स्वभाव से तेज तेज, इस कमबख्त को सुबह से खाना दे दो, बाकी रसोई में अभी कुछ हुआ नहीं है। मेरी 70 साल की उम्र में मुझे अब उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता था। मुझे अब और ज़्यादा सुनाई ना दे, इसलिए मैं रसोई से थोड़ी दूर आंगन के दूसरे हिस्से की ओर चली गई और उसके रसोई से बाहर आने पर खाना मांगने के लिए ध्यान लगाती रही। वहीं छोटे छोटे घास जैसे पौधों को पानी देती रही। मेरा छोटा सा नाती आंगन के छोटे से बरामदे में टंगे हुए शीशे में देखकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाल संवार रहा था। वो 5वीं क्लास में पढ़ने कहीं दूर बस से इंग्लिश स्कूल जाता था। उसको संवरता देखकर मुझे अपने बुढ़ापे के हिलते शरीर और थकी हुई आंखों से बहुत सुकून मिलता था। कभी कभी उसे देखकर मुझे अपने बेटे निखिल की याद आती। कैसे मैं उसके बचपन में बाल संवारती थी, कैसे वो जिद करता था, कैसे वो मुझे अलग अलग खाने के व्यंजनों की फरमाइश करता था। समय बदलता गया, वो बड़ा होकर भी उतना ही अच्छा था। मुझे याद है जब उसको नौकरी मिली, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, वो मेरे लिए हमेशा उतना ही अच्छा बना रहा। मेरा उतना ही ख्याल रखता था जैसे मुझे लगता था कि बचपन में दिए गए सारे एहसान एक एक करके उतार रहा हो। सभी माँ की तरह मैं भी अपने बच्चे को देखकर उतना ही खुश होती थी। फिर अल्फा मुझे बाय बाय का इशारा करते अपनी बस में चला गया और बहू रानी ने रात के कुछ बचे हुए खाने को मेरे सामने परोस दिया और कुछ गिड़गिड़ाती हुई वापस रसोई में चली गई। मैंने उससे धीरे से पूछा, बहू, अल्फ़ा के बनाए नाश्ते का कोई पराठा बचा हो तो दे दे, बड़ा मन कर रहा है। और वो तमातम लाल हो गई। मैंने अपना खाना ख़त्म किया और घर के एक पुराने नाजुक दीवारों के कमरे में चली गई। वो अब मेरा कमरा था, जो मेरे बेटे के समय सिर्फ एक स्टोर रूम हुआ करता था। मैं अपना पूरा दिन प्रकृति के साथ भजन और घर के एक दो छोटे मोटे काम को करते गुजार देती। और हाँ, मैं अपने ज़माने की 8वीं पास थी। हिंदी साहित्य मेरा सबसे पसंदीदा विषय था। मैं कभी कभी अपना हाल पुराने पन्नों में उतार देती हूँ। अंधेरे में खुद से बात करते करते मुझे कब नींद आ जाती है ये मुझे भी पता नहीं लगता है। रात को सोते समय मुझे बीच बीच में बहुत तेज़ खांसी उठ जाती है, जिसकी वजह से मेरा सोना भी काफ़ी मुश्किल हो चला है। उसके लिए मैं अपने ज़माने के कुछ नुस्खे अपनाती हूँ, मगर कोई उतना कामगार नहीं निकलता। फिर मैं अपने बेटे निखिल को सोचती हूँ, जो मुझसे कहा करता था, अरे माँ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो बताना, मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर आपको दवाखाने दिखा लाऊंगा।
मगर अब दवा खाने कौन ही ले जाए। ऐसी मन ही मन बातचीत करते मुझे अगली खांसी आने तक फिर से नींद लग जाती। कभी कभी मैं ईश्वर को पुकारती कि मुझे अब तू अपने पास बुला ले, लेकिन वो भी मुझसे मुंह मोड़े बैठा हुआ है। अब मैं ऊपर वाले से कहती, देखना तू तो मेरा ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन मेरा अल्फ़ा कुछ दिन बाद मेरा अच्छा ध्यान रखेगा। और बस यूं ही मैं अपनी गुजर बसर करती रही। 8-10 साल बाद ये लिखे हुए पन्ने एक दिन अल्फ़ा को घर के स्टोर रूम में कचरे के भांति मिलते हैं। अल्फ़ा उन पन्नों को आंसुओं से भिगा देता है। बस इतनी सी ही थी ये कहानी।